मान लो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच है, तो हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि भैया इंडिया ही जीतेगी, है ना। या हम ये नहीं कह सकते मैच से पहले, मैच के परिणाम आने से पहले हम ये नहीं कह सकते कि ऑस्ट्रेलिया ही ये मैच जीतेगी। मान लो पासे को 100 बार फेंक, 100 बार फेंकने में दो कितनी बार प्राप्त हुआ, वो अनुकूल परिणाम हो गया, यानी कि अभिप्रयोग की संख्या जिसमें घटना घटित हुई, जिसमें हमारा अनुकूल हमें परिणाम प्राप्त हुआ। यानी कि एक सिक्के को उछालने पर हेड प्राप्त होना और एक सिक्के को उछालने पर टेल प्राप्त होना, ये दोनों प्रकार की घटनाएं एक दूसरे की पूरक घटनाएं हैं। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है, कैसे हैं सभी लोग। आई होप एकदम बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और जबरदस्त होंगे। मैं आपका मैथ्स मेंटर, मैथ्स गुरु अक्षय अग्रवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स बाय पंकज सर इस अमेजिंग से यूट्यूब चैनल पर। और यहां पर हम क्लास 9 से लेकर के 12th तक के सारे चैप्टर्स कवर कर रहे हैं। और आज हम क्लास 10th का आपका बोल सकते हैं कि प्रायिकता वाला चैप्टर का वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद आपका सिर्फ एक ही चैप्टर बच जाएगा, जो रहेगा हमारा सांख्यिकी, जिसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और इसके तुरंत बाद आपको जो लेक्चर अगला इस चैनल पर आएगा वो सांख्यिकी का ही आएगा। यानी कि हम 2 से 3 दिन के अंदर अंदर पूरा का पूरा जो सिलेबस है आपका क्लास 10th का पूरी तरीके से कंप्लीट कर देंगे। तो आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर जो भी चीजें हैं आगे की प्रोसेस हम साथ के साथ करते चलेंगे। चलिए, तो यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रायिकता होती क्या है, ठीक है। जो प्रायिकता बेसिकली हम वैसे तो पहले क्लास 9th में भी पढ़ते थे, फिर 10th में पढ़ते थे, लेकिन अब क्या हो गया है कि 9th क्लास से इसको डिलीट कर दिया गया, ठीक है। तो 9th क्लास में जब पहले पर प्रायिकता पढ़ाई जाती थी तो यह बताया जाता था कि एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण, है ना। सैद्धांतिक दृष्टिकोण क्या होता है कि प्रायिकता का मतलब है गेम ऑफ चांस, ठीक है। प्रायिकता का एक्चुअल मतलब क्या है कि भाई गेम ऑफ चांस। हम जैसे बोलते हैं कि भैया आज मान लो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच है, तो हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि भैया इंडिया ही जीतेगी, है ना। या हम ये नहीं कह सकते मैच से पहले, मैच के परिणाम आने से पहले हम ये नहीं कह सकते कि ऑस्ट्रेलिया ही ये मैच जीतेगी, है ना। हम संभावना बता सकते हैं, हम चांस बता सकते हैं कि भाई ये जो होने वाला है, हो सकता है कि ये मैच ऑस्ट्रेलिया जीत जाए क्योंकि वो टीम ज्यादा स्ट्रांग दिख रही है। तो कुछ फैक्ट के बेसिस पर हम बता सकते हैं, ठीक है। या हम बोल सकते हैं कि इंडिया टीम ज्यादा स्ट्रांग दिख रही है, बॉलर काफी अच्छा कर रहे हैं, तो इंडिया के जीतने के चांस ज्यादा है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के प्रायिकता क्या है, चांस, यानी कि संभावनाओं की गणित है, ठीक है। प्रायिकता को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, प्रायिकता को हम बोलते हैं संभावनाओं की गणित, ठीक है। जहां पर संभावनाओं की गणित, तो संभावनाओं की गणित से एक बात निश्चित है कि यहां से हम निश्चित रूप से यह बता सकते हैं कि किसी के कुछ करने की संभावना कितनी ज्यादा है। निश्चितता नहीं बताई जा सकती, है ना। उदाहरण के तौर पर मान लो हम एक सिक्का है, उस सिक्के को उछालते हैं, तो हमें पता है कि बचपन में जब हम क्रिकेट खेलते थे, है ना, आज भी आप लोग क्रिकेट जब खेलते होंगे, है ना, तो जब एक सिक्का उछाल करके टॉस किया जाता है और ये देखने के लिए कि भैया कौन सी टीम पहले बल्लेबाजी करेगी, आज भी यही चीज हो रही है। क्यों ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि हमें पता है कि एक सिक्के को जब आप उछालोगे तो कोई निश्चित नहीं है कि उसमें चित आएगा या पट आएगा, मतलब कि हेड आएगा या टेल आएगा। कोई निश्चितता नहीं है, कि श्योरिटी नहीं है कि भैया हर हाल में हेड ही आएगा या हर हाल में चित ही आएगा। उसमें हेड या टेल में से कुछ भी आ सकता है। क्लियर। इसी प्रकार जब हम लूडो का गेम खेलते हैं तो लूडो के गेम में पासों को फेंका जाता है, ठीक है। अब ये पासों पर कुल 6 संख्याएं लिखी होती हैं। अब होता क्या है कि अगर हम पासे को फेंकते हैं तो उन 6 में से कोई भी संख्या हमको प्राप्त हो सकती है। तो यहां पर भी क्या होगा, निश्चितता नहीं है कि 1 से लेकर के 6 तक में क्या संख्या प्राप्त होगी, लेकिन परिणामों की संख्या भले ही निश्चित है, लेकिन यह नहीं पता कि हमें परिणाम क्या प्राप्त होगा। परिणाम की संभावनाएं बताई जा सकती है, लेकिन परिणाम में निश्चितता नहीं बताई जा सकती कि 100% यही आने वाला है, ठीक है। क्लियर है, बात समझ में आई। उसी प्रकार हम जब ताश की गड्डी को देखते हैं जिसमें कुल 52 पत्ते, 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। इन 52 पत्तों में अच्छे तरीके से मान लो सफल हुई कार्ड की डेक है, ठीक है। अब इसमें से कोई एक पत्ता हमने बिना देखे निकाला है,
तो निश्चित रूप से ये तो तय है कि वो पत्ता उन 52 पत्तों में से कोई एक होगा, लेकिन निश्चित रूप से क्या होगा ये बता पाना मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि यहां पर हमारे पास परिणामों की संख्याएं यानी कि एक फिक्स परिणाम प्राप्त नहीं होता। प्रायिकता एक ऐसे गणित को बोलते हैं जहां पर किसी भी घटना के घटित होने पर जो परिणाम है वो क्या हो सकते हैं, एक या एक से अधिक संभव परिणाम हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी घटनाओं की प्रायिकता जिनमें परिणामों की संख्या यानी कि जो भी रिजल्ट आए वो एक या एक से बड़ा, नंबर ऑफ आउटकम्स जो एक या एक से ज्यादा हो, तो ऐसी घटनाओं की प्रायिकता को हम यहां पर ज्ञात करना सीखते हैं। ठीक है, और यही चीज, यही गणित हमारी प्रायिकता का सैद्धांतिक दृष्टिकोण कहलाता है। ठीक है, जो हमने कक्षा 9वीं में पढ़ा था, ठीक है, जो कक्षा 9वीं में पढ़ा था उसमें हमने देखा कि भाई अगर हम मान लो किसी प्रयोग को, फॉर एग्जाम्पल एक प्रयोग है कि भैया एक सिक्के को हमने 100 बार उछाला, ठीक है, 100 बार उछाला और हमने क्या देखा कि हर बार जो परिणाम आया उसको नोट कर लिया। तो अगर हम प्रयोगात्मक तरीके से प्रायिकता को समझे तो प्रयोगात्मक तरीके से प्रायिकता का मतलब यह हुआ कि कितनी बारों प्रयोग को किया गया, यानी कि एक सिक्के को कुल कितनी बार उछाला, है ना। तो सिक्के को उछाला कितनी बार, उन प्रयोगों की संख्या, और कितनी बार हमको अनुकूल परिणाम प्राप्त हुआ। अनुकूल परिणाम मतलब कि जो हमें चाहिए था कि भाई हम चाहते हैं कि एक पासे को फेंकने पर सॉरी एक पासे को फेंकने पर संख्या 2 प्राप्त हो। तो अब हमने मान लो पासे को 100 बार फेंका, 100 बार फेंकने में 2 बार कितनी बार प्राप्त हुआ, वो अनुकूल परिणाम हो गया, यानी कि अभिप्रयोग की संख्या जिसमें घटना घटित हुई, जिसमें हमारा अनुकूल हमें परिणाम प्राप्त हुआ। तो इस फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं, ये फॉर्मूला यूज होता है कब, जब हम आपका प्रयोगात्मक यानी कि आनुभाविक प्रायिकता की बात करते हैं। लेकिन जो हम कक्षा 10वीं में समझेंगे या आगे पर 11th में 12th पे जो चीज प्रायिकता पढ़ते हैं वो हमारा है सैद्धांतिक दृष्टिकोण। ठीक है ना, ये हमारा सैद्धांतिक दृष्टिकोण है। सैद्धांतिक दृष्टिकोण हमसे कहता है कि भाई किसी घटना के घटित होने की जो प्रायिकता है वो उस घटना से यानी कि उस प्रयोग से प्राप्त कुल परिणामों की संख्या, यानी कि फॉर एग्जाम्पल हमें पासे को फेंकने पर कोई संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता निकाल रहे हैं, तो अब हमें यह बात पता है कि एक पासे को फेंकने पर सभी संभव परिणाम क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि कुल संभव परिणामों की संख्या और उस घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या। तो ये जो प्रायिकता की परिभाषा है ये हमारी सैद्धांतिक प्रायिकता कहलाती है। इसको हम आपका थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। क्लियर है, आई बात समझ में। तो इस बात को दिमाग में रखेंगे कि जब हम सैद्धांतिक प्रायिकता की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि भाई किसी घटना के घटित होने पर सभी संभव परिणामों की संख्या और उसके अंश में क्या होगा, उस घटना के घटित होने के अनुकूल परिणामों की संख्या, यानी कि घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी संभव परिणामों की संख्या, है ना। यानी कि हम लिख सकते हैं कि अनुकूल परिणाम है ना, और डिवाइड में कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम, है ना। इनका जो अनुपात आएगा, ये जो अनुपात हमको आएगा ये किसी घटना की प्रायिकता कहलाता है ना। इसको हम किसी घटना की प्रायिकता कहते हैं। ये बात सबको समझ में आ गई। उदाहरण हम बहुत सारे ले सकते हैं, जैसे कि एक सिक्के को हमने मान लो उछाला, ठीक है ना। उदाहरण के तौर पर मान लो हमने एक सिक्के को उछाला, ठीक है, एक सिक्के को उछाला, तो सिक्के को उछालने पर हमें पता है कि सभी संभव परिणाम, है ना, जितने भी आपके संभव परिणाम है वो क्या होंगे, सभी संभव परिणाम अगर हम देखें तो वो हो जाएंगे आपके पास या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, सॉरी हेड आएगा या तो हमारे पास टेल आएगा। ये तो संभव परिणाम हो गए, है ना।
अब हमसे एक घटना दी गई है कि भाई घटना है हेड प्राप्त होना। क्या प्राप्त होना? हेड, मतलब कि हेड प्राप्त होना। अब हमको क्या लिखा है कि भाई एक सिक्के को छाला गया और हमसे पूछा है कि हेड प्राप्त होने की प्रायिकता बताइए। ठीक है, तो अगर मुझे इस घटना की प्रायिकता लिखना है तो हमें पता है कि भैया सिक्के को छालने पर हेड आएगा और टेल आएगा। तो कुल संभव परिणाम कितने हैं? 2 हैं। इनमें से अगर हेड की प्रायिकता देखनी है तो हेड केवल एक ही है, एक ही हेड आ सकता है ना? तो एक हो गया, तो 1/2 हमारे पास इसकी प्रायिकता हो जाएगी। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आ गई सबको, है ना? यानी कि कुल संभव परिणाम डिनोमिनेटर में रहेगा, हर में रहेगा, और सभी अनुकूल परिणाम आपके अंश में रहेंगे, यानी कि न्यूमरेटर पे रहेंगे। ये बात सबको एकदम क्लियर है? यस और नो? फटाफट से एक बार कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दीजिए। ठीक है, चलिए अब हम कुछ बात कर लेते हैं कुछ विशेष प्रकार की घटनाओं के बारे में, जैसे कि पूरक घटनाएं किसको हम बोलते हैं। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है पूरक घटनाएं। पूरक घटना का मतलब है जैसे कि कोई भी घटना आप ले लीजिए, है ना, और उस घटना के घटित नहीं होने को उसकी पूरक घटना बोलते हैं। यानी कि अगर मैं एक घटना ई लिखता हूं, है ना, पहले तो मान लो एक आपके पास एक परीक्षण है, एक या बोल सकते हैं कि एक रैंडम एक्सपेरिमेंट या एक यादृच्छिक परीक्षण बोल सकते हैं कि पासे को एक पासे को फेंकने पर एक पासे को फेंकने पर हमें पता है कि कुल संभव परिणाम, है ना, कुल संभव परिणाम जो आएंगे वो क्या क्या प्राप्त हो सकते हैं। कुल संभव परिणाम में 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। ये कुल संभव परिणाम है। ठीक है, एक घटना मैंने ई लिखी कि सम संख्या का प्राप्त होना, सम संख्या का प्राप्त होना, ये कोई घटना है। ठीक है, सम संख्या का प्राप्त होना। वहीं अगर मुझे इस घटना की पूरक घटना लिखना है तो वो हम ई के ऊपर ऐसे बार लगा करके इसको दर्शाते हैं और लिखते हैं सम संख्या का प्राप्त ना होना, यानी कि सम संख्या का प्राप्त ना होना, सम संख्या का प्राप्त ना होना। तो ये क्या हो गया हमारे पास? ई है सम संख्या का प्राप्त होना और ई बार हमारे पास है सम संख्या का प्राप्त ना होना। तो ये दोनों बातें समझ में आई। यानी कि अगर किसी घटना को जस्ट विलोम बोला जाएगा, उस घटना के जस्ट विपरीत बोला जाएगा, तो ये जो घटना है इसको हम घटना ई की पूरक घटना कहते हैं। घटना ई की पूरक घटना बुलाएंगे। क्या बोलेंगे? पूरक घटना, क्योंकि सम संख्या का प्राप्त होना और सम संख्या का प्राप्त ना होना एक दूसरे के बिल्कुल विलोम हो गए, एकदम अपोजिट हो गए, एकदम अपोजिट। तो उसको हम क्या बोलते हैं? पूरक घटना। ई नहीं को निरूपित करने वाली घटना को इस प्रकार निरूपित करते हैं जो कि पूरक घटना कहलाती है, और ये एक दूसरे की परस्पर पूरक है। यानी कि ना घटित होने की पूरक घटना है घटित होना, घटित होने की पूरक घटना है ना घटित होना। आई बात समझ में? तो कुल मिलाकर के कॉन्सेप्ट यहां पर पूरक घटना का सिर्फ इतना ही है कि अगर मैं बोल रहा हूं कि एक पासे को सॉरी एक सिक्के को छालने पर हेड आना, या एक सिक्के को छालने पर हेड नहीं आना, मतलब कि टेल आना, है ना, हेड नहीं आने का मतलब कि टेल आना। तो एक तरह से हेड आना और टेल आना ये दोनों एक दूसरे की पूरक घटनाएं हैं, है ना। यानी कि एक सिक्के को छालने पर हेड प्राप्त होना और एक सिक्के को छालने पर टेल प्राप्त होना, ये दोनों प्रकार की घटनाएं एक दूसरे की पूरक घटनाएं हैं। किस प्रकार की घटनाएं हैं? एक दूसरे की पूरक घटनाएं हैं। यहां तक सबको क्लियर हो गया बात? जल्दी से फटाफट से एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके फटाफट से बता दो। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि भाई जो भी बच्चे क्लास को देख रहे हैं, ठीक है, तो जल्दी से जल्दी यार इस क्लास को शेयर कर दो, है ना, लाइक और सपोर्ट दिखा दो। और पहले हमारा प्रॉमिस था कि हम आपका सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे, तो बस सिलेबस आपका कंप्लीट होने वाला है। और दिसंबर तक अगर सिलेबस कंप्लीट हो रहा है तो जनवरी फरवरी ये 2 महीने, मतलब जनवरी पूरा, फरवरी हम बोल सकते हैं कि 15 दिन, फरवरी के 15 दिन, है ना। तो तकरीबन हम बोल सकते हैं कि 1.5 महीने का समय अब आपके पास और रहेगा, जहां पर
और भी बहुत सारी चीजें इस पर्टिकुलर चैनल पर होंगी। हो सकता है कि मैराथन क्लासेस हो सकता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो, बहुत सारी मल्टीपल ऑफ चीजें आप लोग के लिए लेकर के आएंगे। तो थोड़ा सा इस चैनल को शेयर जरूर कर दें और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड कंटेंट आज के समय पर और कहीं नहीं मिल रहा है लोग, तो इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए ठीक है, ये हमारे पास क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं, है ना। अब कुछ प्रकार की घटनाएं होती हैं, जैसे हम निश्चित घटना बोलते हैं और असंभव यानी कि इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। देखो नाम से समझ में आ रहा है कि निश्चित मतलब कि श्योर्ड इवेंट, यानी कि जो होगा ही होगा, जिसको घटित होना ही होना है, वो श्योर्ड इवेंट है। और असंभव का मतलब हुआ जिसकी संभावना ही नहीं है, वो असंभव घटना हो गई है। उदाहरण के तौर पर पासे को एक बार फेंकने पर 8 प्राप्त करने की प्रायिकता। अगर मैं पासे को फेंकूंगा तो क्या 8 प्राप्त हो सकता है किसी भी स्थिति में? जी नहीं, क्योंकि उस पर संख्याएं 1 से लेकर के 6 तक होती हैं। 8 प्राप्त होना संभव ही नहीं है, यानी कि ये जो घटना लिखी हुई है ये असंभव घटना है। कैसी घटना है? ये आपकी असंभव घटना है। क्लियर? अच्छा, दूसरा क्या है कि पासे को एक बार फेंकने पर 7 से छोटी संख्या का प्राप्त करना। अब इसका मतलब क्या हुआ? यार देखो, पासे को फेंकोगे तो जो भी संख्या आएंगी वो 1 2 3 4 5 6 आएंगी और सबकी सब 7 से छोटी है। निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि ये घटना तो हर हाल में घटित होगी। ये घटना तो हर हाल में घटित होगी। क्या संभव है कि भाई ये ना घटित हो? है ना, ऐसा तो है नहीं कि भैया 7 से छोटी संख्या ना मिले। भैया पासे को फेंकेंगे तो 7 से ही छोटी संख्या मिलेगी, ये निश्चित है, ये कन्फर्म है। तो ऐसी घटना हमारी निश्चित घटना होती है। ऐसी घटना हमारी किस प्रकार की घटना होती है? निश्चित घटना होती है। और ध्यान से समझिएगा कि जब कोई असंभव घटना की प्रायिकता निकालते हैं, है ना, किसी असंभव घटना की प्रायिकता, अब वो असंभव घटना मान लो यही वाली है, ठीक है, तो असंभव घटना के घटित होने की प्रायिकता हमेशा शून्य होती है। ये बात दिमाग में रखिएगा। और अगर हम किसी निश्चित घटना यानी कि श्योर्ड इवेंट की प्रायिकता निकालते हैं, उसकी, है ना, निश्चित घटना यानी कि जो हर हाल में घटित हो, जो हर हाल में घटित हो, जिसको रोका ना जा सके, जिसका ना होना संभव ही ना हो, जिसका ना होना संभव ना हो, तो निश्चित घटना है। और निश्चित घटना की प्रायिकता हमारे पास सदैव 1 होती है। तो यहां से एक बात समझ में आ जाती है कि अगर हम बात करें कि जो प्रायिकता है किसी भी घटना के घटित होने की, वो 2 प्रकार से समझ सकते हैं। एक तो प्रायिकता सदैव 0 या 0 से बड़ी, 1 या 1 से छोटी होगी, ये बात तय है। प्रायिकता हमेशा 0 या 0 से बड़ी होगी, 1 या 1 से छोटी होगी। जिस घटना की प्रायिकता लगभग 0 है, लगभग 0 के बराबर है, वो घटना असंभव घटना के जैसी हुई। जिस घटना की प्रायिकता लगभग 1 के बराबर है, वो घटना निश्चित घटना हुई। ये बात समझ में आ रही है ना। मतलब मैं आपसे ये बोल देता हूं कि अगर मान लो किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 0.00000000 बहुत दूर तक 0, उसके बाद में 1 लिखा है, तो एक किस प्रकार की घटना होगी, है ना। किसी घटना की प्रायिकता हमारे पास 0.0000000001, ये संख्या जो मैंने लिखी है, ये क्या लगभग 0 नहीं है, अप्रोक्सीमेट 0 के बराबर नहीं है। अगर ये संख्या अप्रोक्सीमेट 0 के बराबर है तो मतलब क्या हुआ कि ये घटना असंभव घटना की कैटेगरी में आ गई, है ना। जिस घटना की प्रायिकता लगभग 0 है, वो भी घटना हमारी कह सकते हैं कि असंभव घटना के जैसी है। जिस घटना की प्रायिकता लगभग 1 के बराबर है, मान लो P ऑफ A मेरे पास 0.9999999999, तो क्या देख पा रहे हो, ये लगभग 1 के बराबर हो गया। 0.999 लगभग 1 है, तो इसका मतलब इसकी प्रायिकता लगभग, यानी कि ये एक निश्चित घटना को निरूपित करेगा। तो ये बात समझ में आ गई बात कि
किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 0 या 0 से बड़ी, 1 या 1 से छोटी होती है। जिस घटना की प्रायिकता 0 होती है वो असंभव घटना है, या जिस घटना की प्रायिकता 1 होती है वो हमारे पास निश्चित घटना कहलाती है। दो प्रकार की घटनाओं 0 और 1 पर निर्भर करता है। इसके अलावा हमने और भी अपनी डेली लाइफ में देखते हैं ना, इस टीम के जीतने के चांसेस 60% है। इस कि मतलब ऐसा लिख के आता है ना कि संभावना 100% है, 99% है, 98% है। तो जब भी हम देखते हैं ना कि हमारी प्रायिकता जो है, अगर हम उसको प्रतिशत के पदों में बोले, है ना, कि भैया इस घटना की प्रायिकता 50% है, या इस घटना की इसके होने की संभावना 80% है, इसके होने की संभावना 90% है, हम ये तो नहीं बोलेंगे ना इसकी संभावना 110% है। अब वो लोग हवाबाजी कर देते हैं कि 110%, लेकिन 110% कोई चीज नहीं होती, मतलब है ना 100% मतलब कि श्योर्ड, कंफर्म, है ना। संभावनाओं की बात करेंगे तो 100% का मतलब है कि निश्चित। तो तुम 110% बोल रहे हो अगर किसी घटना की घटित होने की प्रायिकता, तो मतलब तुम ये कह रहे हो ना कि वो एक वो हो गया कि थोड़ा सा अपनी ज्यादा पावर की मैं बता रहा हूं कि ये होगा, निश्चित 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 रूप से होगा, यानी कि श्योर्ड इवेंट की भी श्योरिटी देना, मतलब कि 100% से ज्यादा बोल देना। लेकिन गणित में हम प्रायिकता को अगर हम बात करें तो 0 से 1 के मध्य में या इनके बराबर काउंट करते हैं, और दूसरा हम प्रायिकता को आपका, है ना, 0% से 100% के मध्य में भी काउंट कर सकते हैं। प्रतिशत रूप में बोला जाएगा तो 0 से 100% के बीच में बोलेंगे प्रतिशत रूप में, है ना। परसेंटेज के टर्म्स में इसको 0 से 100% के टर्म में बोला जाएगा। वहीं अगर हम इसको नंबर्स के टर्म पे बोलेंगे तो 0 से 1 के पदों में इसको हम बोलेंगे। क्लियर है? आई बात समझ में? ये बात एकदम क्लियर है। चलिए अब इसके बाद हम आते हैं आपका कि कुछ महत्वपूर्ण और जो बोल सकते हैं कि फैक्ट, जिससे हमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद मिलती है, वो ये है कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाएं, प्रारंभिक घटना का मतलब क्या होता है? देखो, प्रारंभिक घटना का मतलब ये होता है कि एक ऐसी घटना जिसके अनुकूल परिणामों की संख्या केवल एक हो, है ना। प्रारंभिक प्रारंभिक घटना उसको बोलते हैं, प्रारंभिक घटना उसको बोलते हैं जिसमें अनुकूल परिणामों की संख्या, है ना, अनुकूल परिणामों की संख्या, है ना, अनुकूल परिणामों की जो संख्या है वो एक हो, अनुकूल परिणामों की संख्या एक हो, है ना। ऐसी घटना को प्रारंभिक घटना बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर एक, है ना, उदाहरण के तौर पर एक सिक्के को, है ना, एक सिक्के को उछालने पर, एक सिक्के को, थोड़ा सा मेरी राइटिंग खराब हो रही है, ठीक कर देता हूं। एक सिक्के को उछालने पर, एक सिक्के को उछालने पर हेड प्राप्त होना, हेड प्राप्त होना। तो हमें पता है कि सिक्के को उछालने पर हेड प्राप्त होना एक घटना है, और हमें पता है कि एक ही हेड होता है, तो ये एक प्रारंभिक घटना है। इसी प्रकार एक सिक्के को उछालने पर टेल, टेल प्राप्त होना, टेल प्राप्त होना, ये भी क्या है? आपकी एक प्रारंभिक घटना है। ठीक है, इसी प्रकार और भी हम संभावना लिख सकते हैं कि एक पासे को फेंकने पर, एक पासे को फेंकने, एक पासे को फेंकने पर, फेंकने पर एक प्राप्त होना, एक प्राप्त होना, या एक पासे को फेंकने पर दो प्राप्त होना, एक पासे को फेंकने पर तीन प्राप्त होना, एक पासे को फेंकने पर चार प्राप्त होना, एक पासे को फेंकने पर पांच प्राप्त होना, एक पासे को फेंकने पर छह प्राप्त होना। यानी कि ये सभी घटनाएं, अगर मैं बोलूं कि एक सिर्फ प्राप्त हो तो ये भी एक प्रारंभिक घटना हो गई, दो प्राप्त हो तो ये भी एक प्रारंभिक घटना हो गई। तो ये सब की सब हमारी कैसी घटनाएं हैं? इन सब को हम बोलते हैं आपका प्रारंभिक घटना। इनको क्या बोलते हैं? प्रारंभिक घटना। क्लियर है? तो यहां से हम बात करते हैं कि भाई किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की
बारंबारताओं का, या फिर इसको मैं बारंबारताएं बोलूं, इसको थोड़ा सा अभी आपके लिए शब्द थोड़ा सा नया हो जाएगा, इसको मैं वैसे बोल सकता हूँ, एक तरह से वही बात है ना। प्रायिकताओं का योग मैं बोल सकता हूँ, है ना। प्रायिकताओं का योग एक प्राप्त होता है, ठीक है। किसी घटना के लिए किसी घटना की प्रायिकता और उसके पूरक घटना की प्रायिकता, दोनों का योगफल हमेशा एक होता है, जहां ई डैश का अर्थ है ई नहीं होना, ठीक है। ओके, तो ये दो चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसी भी घटना के, यानी कि किसी भी परीक्षण में जितनी भी प्रारंभिक घटनाएं हैं, उन सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योगफल, जितनी भी प्रारंभिक घटनाएं संभव है, उन सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योगफल हमेशा एक प्राप्त होता है। क्लियर है? उन सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योगफल एक प्राप्त होता है। तो ये बात हमारे पास क्लियर है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट पर आते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है, यदि कोई घटना घटित नहीं हो सकती तो उसकी प्रायिकता क्या है। तो फटाफट से आप लोग ना मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में लिख करके देंगे। मैं यहां पर एक छोटा सा आप लोग के लिए टाइमर भी लगा देता हूं, ठीक है ना। टाइमर भी लगा देता हूं, स्टॉप वॉच टाइमर लगा देता हूं, ठीक है जी। टाइमर कहाँ गया? 1 सेकेंड रुक जाइएगा। अभी टाइमर लगा देंगे। थोड़ा सा हमारे स्क्रीन साहब ने टाइमर दिखाया नहीं, चलो कोई बात नहीं। तो लिखा है, यदि कोई घटना घटित नहीं हो सकती तो उसकी प्रायिकता, आंसर तो अब तक आपने दे ही दिया होगा। क्या है आंसर? क्या है इसका आंसर? नहीं हो सकती, 0। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, तो अभी 1 सेकेंड कुछ देख लेता हूं। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा स्टॉप हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या, चेक कर लेने दो एक बार। चलिए, हाँ जी, तो 0 हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? कौन सी प्रायिकता हो ही नहीं सकती है? 1/3, 0 से 1 के बीच में तो दो चीजें देखनी होती हैं। अगर प्रायिकता 0 से 1 के बीच में है तो ठीक है, या प्रायिकता हमारे पास 0% से 100% के बीच में है तो भी ठीक है। तो यहां पर ये बढ़िया, ये भी बढ़िया, ये भी बढ़िया। 17/16, ये मजा नहीं आया ना, क्योंकि 1 से बड़ा हो गया, ये तो ग्रेटर देन 1 हो गया। इसका मतलब ये संभव नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी इसका हमारा सही विकल्प है, जिसको हमें चुनना पड़ेगा। क्लियर है? डी विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। किसी घटना का घटित होना बहुत कम संभावित है, बहुत कम है यार, मतलब उसके चांसेस ना बहुत कम है, ठीक है, बहुत कम संभावित है। इसकी प्रायिकता निम्नलिखित में किसके निकटतम होगी? तो जिसकी संभावना बहुत ही कम है, मैं कह सकता हूं कि ये लगभग ना के बराबर है, तो इसका मतलब उसकी प्रायिकता लगभग 0 होगी। लगभग 0 क्या है? 0.1, 0.01, 0.001 या 0.0001। तो हमारे पास जो सबसे क्लोज है 0 के, वो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है, जो सबसे क्लोज है 0 के। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये एक असंभव घटना की प्रायिकता हो गई, ठीक है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, किसी घटना की प्रायिकता P है तो उसकी पूरक घटना की प्रायिकता क्या हो जाएगी? तो हमें पता है कि भाई किसी घटना की प्रायिकता और उसके पूरक घटना की प्रायिकता, इन दोनों का योगफल 1 के बराबर होता है। दोनों का योगफल 1 के बराबर होता है। तो अगर हमें घटना की प्रायिकता P है तो उसके पूरक घटना की प्रायिकता हम क्या लिख सकते हैं? सिंपल 1 माइनस में P, यानी कि P को उधर ले जाओ तो 1 माइनस में P। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बनेगा। कौन सा ऑप्शन बनेगा? ऑप्शन नंबर सी, 1 माइनस में P इसका सही आंसर बनेगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसी विशेष घटना के घटित होने की प्रायिकता प्रतिशत के रूप में व्यक्त करने पर निम्नलिखित कभी नहीं हो सकती, यानी कि प्रतिशत के रूप में लिखे तो कभी संभव नहीं है। 100 से कम ऑब्वियस सी बात है, 0 से कम नहीं हो सकता। 0 से कम का क्या मतलब हुआ? ठीक है, 1 से अधिक, एक पूर्ण संख्या के अतिरिक्त सभी कुछ।
यानी कि कभी नहीं हो सकती। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता प्रतिशत के रूप में व्यक्त करने पर निम्नलिखित में कभी नहीं हो सकती। तो ये 0 से कम नहीं हो सकती। हमारा आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। ठीक है, 0 से नहीं छोटा जा सकते ना, 0% से कम क्या बोलोगे, है ना। 0% हो गई असंभव, है ना। 0 से कम का मतलब क्या है, 0 से कम का मतलब कोई है ही नहीं, है ना। चलिए, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर है कि ए की प्रायिकता व्यक्त करता है। किसी घटना की प्रायिकता को कौन व्यक्त करता है? लेस देन 0 हमेशा होगा क्या? नहीं। ग्रेटर देन होगा क्या? नहीं। -1 से 1 के बीच में नहीं। ऑप्शन नंबर सी को टिक करोगे ना। इस पर बेस्ड क्वेश्चन काफी आते हैं, जो उसकी रेंज है ना प्रायिकता की, कि 0 से 1 के बीच में, इस पर आधारित बहुत प्रश्न आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 52 ताशों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसके लाल रंग का मुख्य कार्ड होने की प्रायिकता। तो देखो भैया, जब हम ताश की गड्डी को देखते हैं तो उसमें टोटल 52 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं, है ना। 52 पत्तों में एक होता है हमारे पास लाल पान, ठीक है। उसके बाद इसी में होता है हमारे पास काला पान, ठीक है। इसी में होता है हमारे पास जिसको हम चिड़ी भी बोलते हैं, है ना। चिड़ी 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 भी बोलते हैं। एक होता है हमारे पास ईंट, ईंटा, ईंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो लाल पान के 13 पत्ते, काले पान के 13 पत्ते, चिड़ी के 13 पत्ते और ईंट के 13 पत्ते। इनमें खास बात क्या है कि लाल पान और ईंट ये दोनों हमारे लाल कलर के पत्ते होते हैं, काला पान और चिड़ी दोनों हमारे काले कलर के पत्ते होते हैं। अब इनमें जो पत्ते होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? मतलब सभी में सेम होंगे, बस अलग अलग कैटेगरी हो जाएगी। जैसे लाल पान में एक दुग्गी होगी, तिग्गी होगी, चौगी होगी, पंजी होगी, छग्गी, सत्ती, अट्ठी, नहली, दहली। यहां तक तो हमारे पास नंबर्स वाले कार्ड हो गए, नंबर्स वाले कार्ड। इसके बाद यहां पर आते हैं आपके कुछ अच्छे से, जैसे कि जिसको बोलते हैं जे, है ना। उसके बाद गुलाम, फिर इसको बोलते हैं बेगम, फिर इसको बोलते हैं बादशाह। ये 3 कार्ड हमारे गुलाम, बेगम, बादशाह, इनको हम क्या बोलते हैं? मुख वाले कार्ड। क्या बोलते हैं? फेस कार्ड। मुख वाले कार्ड बोलते हैं, फेस कार्ड बोलते हैं। अच्छा, सिर्फ इतने ही कार्ड होते? जी नहीं, एक पत्ता और होता है जिसको हम इक्का बुलाते हैं, है ना। इक्का, तो वो बेचारा ए होता है जिसको हम इक्का बुलाते हैं। तो बेसिकली इस प्रकार के टोटल 13 पत्ते होंगे, जिसमें गुलाम, बेगम, बादशाह 3 मुख्य कार्ड होंगे, ठीक है। अब 3 मुख्य कार्ड आपके लाल पान के भी होंगे, काले पान के भी होंगे, चिड़ी के भी होंगे, ईंट के भी होंगे। तो अब हमसे पूछ रहा है लाल रंग का मुख्य पान, मुख्य कार्ड। तो लाल रंग के मुख्य कार्ड टोटल कितने होंगे? लाल रंग के मुख्य कार्ड हमारे 3 लाल पान से मिल जाएंगे और 3 हमको ईंट से मिल जाएंगे। यानी कि लाल मुख्य कार्ड, लाल मुख्य, लाल मुख्य कार्ड जो होंगे वो हमारे पास कुल हो जाएंगे 6। कैसे? 3 लाल पान वाले और 3 ईंटा वाले। अब इसकी प्रायिकता बतानी है कि जब हम 52 पत्तों में से एक पत्ता लेते हैं तो वो लाल मुख्य कार्ड हो, तो लाल मुख्य कार्ड की अनुकूल परिणाम टोटल 6 होंगे, ठीक है। तो अगर मैं इस घटना को ई बोल देता हूं तो ई की प्रायिकता हमारे पास क्या हो जाएगी? अनुकूल परिणाम 6, कुल संभव परिणाम हमारे पास 52। यहां से सॉल्व कर लो तो हो जाएगा 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4 और यहाँ पर 2 छंग 12, 3/26। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर बनेगा। क्या बनेगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए, 3/26 इसका सही उत्तर बनेगा। क्लियर है? फटाफट से नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए, 3/26 इसका राइट आंसर बनेगा। डन? एवरीवन क्लियर है? पक्की बात? चलो नेक्स्ट पर अगर मैं बात करूं, इसकी प्रायिकता यादृच्छिक रूप से चुने गए एक ऐसे वर्ष में जो अधिवर्ष ना हो, लीप ईयर ना हो, 53 रविवार हो, इसकी प्रायिकता बतानी है। देखो, हमें पता है कि लीप वर्ष क्या होते हैं। लीप वर्ष वो होते हैं जो 4 वर्ष में एक बार आता है और उसमें एक अतिरिक्त दिन यानी कि 366 दिन होते हैं लीप वर्ष में। और जो साधारण वर्ष होता है
जो हमारा साधारण वर्ष होता है उसमें हमें पता है कि 365 दिन होते हैं, है ना, 365 दिन होते हैं। अब हमसे बोल रहा है कि हमें एक ऐसे वर्ष के लिए 53 रविवार होने की प्रायिकता बतानी है जो कि लीप वर्ष नहीं हो। तो मतलब हम लीप वर्ष को नहीं ले रहे हैं, हम केवल साधारण वर्ष को ले रहे हैं। तो साधारण वर्ष मतलब कि 365 दिन। अब जरा 365 दिनों का ऑपरेशन कर लिया जाए, है ना महारथी। अगर 365 दिनों का ऑपरेशन करूंगा तो मैं इसको लिख सकता हूं 52 गुणे में 7 प्लस में 1 लिख सकता हूं, है ना, क्योंककि 52 गुणे 7 क्या बनेगा, 7 दूनी 14। अगर हम यहां से देखेंगे 7 दूनी 14, 7 पन्ना 35 और 36, 364 प्लस में 1। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि एक साधारण वर्ष में 52 सप्ताह, क्योंकि 7 दिनों का मतलब एक सप्ताह होता है, तो 52 सप्ताह होंगे, 52 सप्ताह होंगे और प्लस एक अतिरिक्त दिन हमें मिल जाएगा, है ना। ये साधारण वर्ष की बात है। अगर यही काम हम लीप वर्ष के लिए करेंगे तो 52 सप्ताह के अलावा 2 अतिरिक्त दिन मिलेंगे, 2 अतिरिक्त दिन मिलेंगे, ठीक है। लीप वर्ष में कितने अतिरिक्त दिन मिल जाते हैं, 2 अतिरिक्त दिन मिल जाते हैं। लेकिन जब हम साधारण वर्ष की बात करते हैं तो केवल एक अतिरिक्त दिन हमको प्राप्त होता है। अब यहां से समझिएगा कि 52 सप्ताह का मतलब क्या हुआ कि भैया 52 सप्ताह, हर सप्ताह में एक रविवार, तो ये तो तय है कि 52 रविवार तो हर हाल में होंगे, यानी कि 52 रविवार तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। यानी कि आपसे मैं पूछूं कि एक साल के अंदर कितने संडे आएंगे, तो आपका आंसर होगा 52, 52। सिंपल। एक साल के अंदर कितने संडे, तो 52 तो आप बोलोगे ही बोलोगे, लेकिन क्या 53 हो सकते हैं, कैसे। अब ये जो अतिरिक्त दिन है, अब इस पर निर्भर करता है कि ये दिन कौन सा है। अब ये अतिरिक्त दिन, ये अतिरिक्त दिन हमारे पास सोमवार भी हो सकता है, ये अतिरिक्त दिन हमारा मंगल भी हो सकता है, ये अतिरिक्त दिन बुधवार भी हो सकता है, ये अतिरिक्त दिन गुरुवार, ये अतिरिक्त दिन शुक्रवार, ये अतिरिक्त दिन शनिवार और ये अतिरिक्त दिन रविवार। यानी कि ये एक्स्ट्रा दिन अगर सोमवार हुआ तो 52 रविवार ही होंगे, लेकिन उसमें 53 सोमवार हो जाएंगे। अब यानी कि वो अतिरिक्त दिन अगर सोमवार हुआ तो उस वर्ष में 53 सोमवार प्राप्त हो गए। तो यही चीज है कि इस अतिरिक्त दिन में से रविवार के होने की प्रायिकता बताओ, क्योंकि भाई 52 तो है, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रविवार अगर वो अतिरिक्त दिन रविवार हो गया तो वो 53 रविवार बन जाएंगे। तो हमारे पास कुल संभव घटनाएं कितनी है, 7, और हम चाहते हैं कि रविवार हो तो अनुकूल हो गया 1, तो प्रायिकता हमारे पास 1/7 बनेगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जो तुम लोग 365 से भाग देते हो, करते हो, वो बिल्कुल गलत है। यहां कोई 365 से भाग नहीं, कुछ नहीं। दिमाग लॉजिक सिर्फ इतना लगाओ कि भैया हमको 365 दिनों में प्रायिकता नहीं देखना है, हमको ये तो पता है कि 365 दिनों में 52 सप्ताह तो 52 रविवार है। वो एक दिन अगर रविवार हुआ तो 53 हो जाएंगे, अगर वो रविवार नहीं हुआ तो 52 ही रह जाएंगे। तो एक दिन की संभावनाएं टोटल 7 हो गई, अनुकूल परिणाम केवल 1 है, तो 1/7 हमारी प्रायिकता आएगी। क्लियर है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगर इसी प्रश्न पर लीप वर्ष कह देता, अगर मान लो इसी प्रश्न में हमसे लीप वर्ष के लिए बात करता, लीप वर्ष के लिए बात करता, तो लीप वर्ष में 366 दिन। अब वो 366 दिन का मतलब हुआ कि 364 प्लस में 2, यानी कि 52 तो सप्ताह हो गए और प्लस में 2 अतिरिक्त दिन हो गए। कैसे देखते हैं ये समझ लो एक बार। 2 अतिरिक्त दिन हो गए लीप वर्ष में। अब अगर हमसे अब बोले कि 53 रविवार की प्रायिकता, तो बेसिक कॉन्सेप्ट वही है कि भैया ये जो 2 अतिरिक्त दिन होंगे ये क्या हो सकते हैं, ये अतिरिक्त दिन सोमवार और मंगलवार हो सकता है, ये अतिरिक्त दिन मंगलवार और बुधवार हो सकता है, क्योंकि भैया जो भी दिन होंगे वो सीक्वेंस के होंगे ना, सोम मंगल
मंगल बुध, बुध गुरु, ऐसे ही होंगे। तो यानी कि यहां पर बुधवार और गुरु भी हो सकता है, यहां से गुरु और शुक्र भी हो सकता है, शुक्र और, है ना, शनि भी हो सकता है, शुक्र और शनि भी हो सकता है, ठीक है। और यहां से शनि से रवि भी हो सकता है, और फिर से लिख सकते हैं रवि से सोमवार भी हो सकता है। तो यहां भी 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 संभव परिणाम है। अब अगर मैं बोलूं कि 53 रविवार की प्रायिकता बताओ, 53 रविवार की प्रायिकता, तो यहां पर थोड़ा ध्यान से समझना। 53 रविवार प्राप्त होना, जब लीप वर्ष के लिए बात कर रहा हूं, जब लीप वर्ष के लिए बात कर रहा हूं, तब 53 रविवार का प्राप्त होना। सोचो कि भैया 52 रविवार तो हो गए निश्चित है, 2 अतिरिक्त दिनों पर रविवार कब कब आ रहा है, एक तो आ रहा है हमारे पास, है ना, यहां पर जब शनिवार और रविवार का युग्म बनेगा, या फिर रविवार और सोमवार, यानी कि 2 युग्म ऐसे हैं जहां पर रविवार आएगा। तो अनुकूल परिणाम 2 हो गए यहां पर, और कुल परिणाम 2 2 4 2 6 7, 2/7। लीप वर्ष में 53 रविवार के होने की प्रायिकता 2/7 होती है, ये बात दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। लीप वर्ष में 53 रविवार का प्राप्त होना 2/7 प्रायिकता है। और अगर मैं आपसे बोल दूं कि 53 रविवार एवं सोमवार के प्राप्त होने की प्रायिकता, यानी कि रविवार भी 53 हो और सोमवार भी 53 हो, रविवार भी 53 सोमवार भी 53, दोनों के 50-53 होने के प्रायिकता क्या होगी, तो क्या देखोगे, यानी कि वो युग्म जिसमें रविवार और सोमवार दोनों आ रहा है वो क्या है, केवल एक, है ना, और कुल संभव परिणाम 7 है, इसकी प्रायिकता 1/7 है। इसके अलावा और कोई प्रश्न हमारा इस पर आधारित नहीं बनता है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो मैंने कराया, यानी कि ये जो अभी पिछला वाला मैंने जो क्वेश्चन था, और इसको बताने के बाद जो मैंने लीप वर्ष में कॉन्सेप्ट बताया कि भाई अगर लीप वर्ष है तो 53 रविवार का प्राप्त होने की प्रायिकता 2/7 है, और उसी लीप वर्ष में 53 रविवार एवं सोमवार के प्राप्त होने की प्रायिकता, तो हमारे पास इन युग्मों में से वही युग्म लोगे जिसमें रविवार और सोमवार दोनों हैं, तो उसलिए हमारे पास 1/7 बनेगा। ये क्लियर हो गया। चलिए, तो ऐसे सवालों पर हमें थोड़ा सा क्वेश्चन आते हैं और हमें ध्यान से समझना होता है, क्योंकि अक्सर इनमें हम गलती कराते हैं। मैंने बहुत सारे बच्चों से देखा कि यार ये क्वेश्चन सॉल्व करके दो, तो वो पता नहीं 365 से भाग देते हैं, फिर करते हैं और फिर कुछ आंसर नहीं आता उनका। तो शुरुआत का अप्रोच ही गलत हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को करने का अप्रोच थोड़ा सा बाकी सवालों से भिन्न है, ठीक है, बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। चलिए, जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम संख्या के आने की प्रायिकता, तो सीधे सीधे समझो, 3 से छोटी विषम संख्या क्या क्या हो सकती है ना। 3 से छोटी विषम संख्या हमारे पास क्या हो सकती है, 1 हो सकती है बस, और कोई संभव नहीं है, एक ही संभव है, 2 विषम है नहीं, 3 से छोटी चाहिए, तो 1 हो गया यहां पर, है ना। अगर मैं इस घटना की, इसको ए बोल देता हूं, तो इस घटना की प्रायिकता 1 में कुल संभव परिणाम 6 थे, 1/6 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए इसमें सही उत्तर हो जाएगा। यस और नो क्लियर है, जल्दी से एक बार फटाफट से बता दो। डन एवरीवन, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 52 तासों की गड्डी में एक कार्ड निकाला जाता है, कार्ड का ईंट का इक्का ना होना घटना ई है, तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बतानी है, यानी कि कार्ड का ईंट का इक्का ना होना। सोचो, बहुत बेसिक सी बात है, ठीक है, कि 52 पत्तों की गड्डी में से एक कार्ड निकाल रहे हो और कार्ड का ईंट का इक्का ना होना,
है ना, ईंट का इक्का ना होना। तो इसका मतलब क्या हुआ, अनुकूल परिणाम कितने बने, 52 में से सिर्फ एक पत्ता बाहर कर रहे हो ना, कि भैया सिर्फ ईंट का इक्का नहीं होना चाहिए, और ईंट का इक्का तो सिर्फ एक ही होता है। तो अनुकूल परिणाम हमारे पास 51 बन गए ना। 52 पत्तों में से ईंट का इक्का केवल एक ही है। लाल पान का एक इक्का होगा, एक ईंट का होगा, एक चिड़ी का होगा, काला पान का, टोटल 4 इक्के होंगे। ईंट का इक्का नहीं होना चाहिए, तो मतलब एक हटा दो, बचे 51। तो 51 इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, बच्चे इसमें बहुत सारे 48 कर देते, कैसे, क्योंकि उनके दिमाग में आता अच्छा 52, अच्छा 4 इक्के होते हैं सर, इक्का नहीं होना, तो 52 में से 4 माइनस करके 48 लिख देते, और वो आंसर गलत हो जाता। केवल ईंट का इक्का नहीं बोलना, ईंट का इक्का के ना होना, बस, और किसी चीज का भी कुछ हो सकता है। तो इसका आंसर आपके पास में 51 बनेगा। क्या बनेगा, 51। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 48 इसका सही उत्तर नहीं होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, 400 अंडों के एक समूह में से एक खराब अंडा प्राप्त करने की प्रायिकता 0.035 है। किसकी प्रायिकता, एक खराब अंडे की। ठीक है, एक खराब अंडा, एक खराब अंडा जिसकी प्रायिकता हमारे पास 0.035 है। ठीक है, मुझे अभी अचानक से याद आ गया, जो मेरे बड़े भैया हैं, है ना, तो मेरे बड़े भैया वाली जो भाभी हैं, तो वो मतलब जैसे होता है ना कि वो प्योर वेजिटेरियन तो लोग होते हैं, लेकिन प्योर वेजिटेरियन में भी ऐसे लोग होते हैं जो मतलब कहते हैं ना कि अगर अंडा ऐसी शब्द भी बोल दो उनके सामने ना, तो उनको प्रॉब्लम हो जाती है ना। कई बार उनको मतलब ऐसे बोल दो उनके सामने 3-4 बार अंडा अंडा अंडा, तो मतलब हो सकता है कि वॉमिट कर दे वो। ठीक है, तो मतलब वो प्योर वेजिटेरियन में भी वो आती है, उस कैटेगरी में आती है कि भाई वो नॉनवेज जैसे शब्द या जो भी मतलब ऐसा है उसको सुन करके ना उनको बिल्कुल गड़बड़ हो जाता है मामला। ठीक है, अभी मेरे बैठे बैठे मेरे दिमाग में एकदम से सवाल आया कि अगर ये क्वेश्चन उनको उनको दे दिया जाए करने के लिए, ठीक है, उनको बोल दिया जाए करने के लिए, और मैं क्वेश्चन को थोड़ा और घुमा दूं कि एक खराब अंडा है जिसको हम बॉयल नहीं कर सकते, जिसको हम ये नहीं कर सकते, तो फिर क्या होगा? तो मेरे अचानक से दिमाग में वो चीज आ गई। ठीक है, तो बेसिकली एक खराब अंडे की प्रायिकता 0.035 है। ठीक है, तो इस संग्रह में खराब अंडों की संख्या, तो देखो पहले खराब अंडों की प्रायिकता अगर हमें निकालनी होती तो हम किस सूत्र का प्रयोग करते, है ना, हम किस सूत्र का प्रयोग करते, हम प्रयोग करते कि खराब अंडों की खराब अंडों की खराब अंडों की संख्या बटे में आपके पास कुल अंडों की संख्या, कुल अंडों की संख्या, है ना, कुल अंडों की संख्या। तो हमें पता है कि ये दिया है 0.035, और खराब अंडों की संख्या में नहीं पता कितनी है तो उसको x मान लिया। ठीक है, खराब अंडों की संख्या नहीं पता तो उसको x मान लिया, और कुल अंडों की संख्या हमारे पास 400 दे दी गई है, तो यहां से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो x आ जाएगा 0.035 गुणे में आपके पास है 400, तो आ गया 4 पंजे 20 हासिल लगी 2, 4 तिक 12, 2 14। ठीक है, ये हो गया, और 2 जीरो आगे हमने और लगा दिए, तो अब 3 अंकों बाद जीरो लगा दोगे तो आंसर आपके पास 14 आ जाएगा। बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल हमारे सामने है, कोई लड़की यह परिकलित करती है कि उसके द्वारा एक लॉटरी में प्रथम पुरस्कार जीतने की प्रायिकता 0.08 है ना। प्रथम पुरस्कार जीतने की प्रायिकता कितनी है आपके पास, 0.08 है। यदि 6000 टिकट बेचे गए हैं तो उस लड़की ने कितने टिकट खरीदे हैं, है ना। अगर ध्यान से समझिएगा कि यदि 6000 टिकट बेचे गए हैं तो उस लड़की ने
कितने टिकट खरीदे हैं। तो देखो अगर वो ये बता रही है कि उसके पुरस्कार जीतने की प्रायिकता है ना, उसके पुरस्कार जीतने की प्रायिकता, प्रथम पुरस्कार जीतने की प्रायिकता 0.08 है, तो मतलब क्या होगा, उसने जो टिकट खरीदे उनमें से ही प्रथम पुरस्कार मिल जाए, है ना। तो कुल खरीदे गए, है ना, कुल खरीदे गए टिकटों की संख्या बटे में कुल टिकटों की संख्या। भैया कोई इंसान जीतेगा तब ना जितने टिकट वो खरीदेगा, है ना, उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि उसने ज्यादा टिकट खरीद लिए। मान लो मैं कोई लॉटरी के मतलब 2000 टिकट ले लूं, तो अगर 2000 टिकट ले लूंगा तो मेरी प्रायिकता तो बढ़ गई ना उस केस में, है ना, कि 2000 टिकट अगर मैंने अकेले ले लिए तो 4 संभावनाएं बढ़ गई है जीतने की। तो कुल खरीदे गए टिकटों की संख्या बटे कुल टिकटों की संख्या, ठीक है। और यहां से ये हमारे पास 0.08 है, तो कुल कितने टिकट खरीदे ये निकालना है। तो यहां पर आंसर आ जाएगा 0.08 और कुल टिकटों की संख्या 6000 टिकट बेचे गए हैं, तो 6000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा 8 छंग 48 48 1 2 3 और 2 अंकों बाद दशमलव, तो कुल मिलाकर के 480 टिकट उसने खरीदे। कितने? 480 टिकट उसने खरीदे हैं। कितने? 480 टिकट उसने खरीदे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है ना भाई, कि भाई जितने उसने टिकट खरीद लेगी उतनी ही उसकी संभावना होगी। तो भैया कुल खरीदे गए टिकटों की संख्या बताए कुल टिकटों की संख्या और बराबर में प्रायिकता दे दी गई है, तो यहां से हल करके आंसर निकल के आ जाएगा। केवल खरीदे गए टिकटों की संख्या निकालने के लिए कुल टिकटों की संख्या से प्रायिकता को गुणा करके। इज इट क्लियर एवरीवन, यस और नो? चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है कि किसी थैले में, नोट करिएगा अगले प्रश्न में हमें क्या दिया गया है। अगले प्रश्न में दिया है कि किसी थैले में कुछ टिकट है जिन पर एक, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, किसी दिन मेरे पेन की नोक पूरी जाएगी। प्रभु जी सुरक्षा करें। हाँ जी, किसी थैले में कुछ टिकट है जिन पर 1 से लेकर के 40 तक संख्याएं अंकित हैं, ठीक है। इनमें से यादृच्छिक रूप से टिकट निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता निकाले गए टिकट की संख्या 5 का एक गुणज हो। 5 का गुणज क्या क्या संभव है? 1 से 40 में एक तो 5, दूसरा 15 10 सॉरी, फिर 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30, फिर 35, है ना, और 40, यही 5 के गुणज है। तो कुल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गए, जो 5 के गुणज वाले टिकट हो गए। कुल टिकटों की संख्या कितनी है? 40, 8 5 40, सॉरी, है ना। तो कितना हो जाएगा? 1/5, 1/5। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर बनेगा। क्लियर है? फटाफट से नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर बनेगा। ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला सवाल हमारे सामने है कि एक व्यक्ति ने कहा गया कि 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं में से एक, है ना, एक संख्या चुनने को कहा जाता है। तो संख्या के अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता क्या है? कि भैया एक व्यक्ति से बोला गया कि तुम 1 से लेकर के 100 तक में एक संख्या चुन लो, और जो तुमने संख्या चुनी है इस संख्या के अभाज्य होने की प्रायिकता क्या होगी? इस संख्या के अभाज्य होने की प्रायिकता क्या होगी ये बता दो। तो अब इस केस में क्या करोगे? आप पहले तो गिनोगे कि 1 से लेकर के 100 तक के मध्य में कितनी अभाज्य संख्या आएंगी। तो इसको मैं सीधे लिख दे रहा हूं ताकि आप बाद में खुद ढूंढ करके इसको चेक भी करोगे कि 1 से 100 के बीच, 1 से 100 के बीच, 1 से 100 के बीच कुल 25 अभाज्य संख्याएं प्राप्त होती हैं। कुल 25 अभाज्य 25 अभाज्य संख्याएं प्राप्त होती हैं। कितनी? 25 अभाज्य संख्याएं प्राप्त होती हैं। कितनी? 25 अभाज्य संख्या प्राप्त होती हैं। तो अगर मुझे प्रायिकता बताना है मान लो इस घटना की, तो हमें पता है कि कुल 25 अभाज्य संख्याएं हैं और 1 से 100 में कुल 100 संख्याएं हैं,
तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, आंसर हो जाएगा 1/, में आपके पास 1/, में आपके पास में 4, तो 1/4 इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे, ठीक है। अगर ये आपको याद है तो आप आंसर तुरंत कर सकते हो, और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, तो ये बात याद रखना कि भाई 1 से 100 के बीच में कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, है ना। 1 से 100 के बीच में कुल 25, गिनना चाहो तो गिन भी सकते हो, है ना। अभाज्य संख्या किनको बोलते हैं, अभाज्य संख्या वह संख्या है जो या तो स्वयं से विभाजित हो या फिर 1 से विभाजित हो, है ना। जैसे कि 2 हो गए, 3 हो गए, 5 हो गए, 7 हो गए, 11 हो गए, 13 हो गए, 17 हो गए, 19 हो गई, ऐसे गिनते चलो। ऐसे हमारे पास कुल 25 संख्याएं मिलेंगी जो अभाज्य होंगी 1 से 100 के मध्य में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि किसी स्कूल में 5 सदन ए बी सी डी और ई है ना। किसी कक्षा में 23 विद्यार्थी हैं, कितने हैं, 23 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 4 सदन ए से हैं, है ना। यानी कि सदन मतलब कि मान लो सेक्शन ए बोल दिया, उसमें 4 सदन ए से हैं, है ना। सेक्शन बी से 8 है, सेक्शन सी से 5 है, और सेक्शन डी से 2 है, और शेष ई से है, और सेक्शन ई से मान लो हमने एक्स है। शेष का मतलब कितना, किसी स्कूल में 5 सदन ए बी सी डी ई है, किसी कक्षा में 23 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 4 सदन ए से, 8 सदन बी से, 5 सदन सी से, तो 23 से घटा दोगे कितना आ जाएगा, 8 4 12, 12 5 17, 17 2 19, तो यहां से हमारे पास 23 में से 19 घटा दोगे तो 4 आ जाएगा। तो सदन ई से 4 है ना। कुल 23 में से लिखा गया था कि सदन मतलब सेक्शन ए से 4 है, सेक्शन बी से 8 है, सेक्शन सी से 5 है, सेक्शन सी से 2 है, सॉरी सेक्शन सी से 5 है, डी से 2 और ई से बचे सारे। तो 8 4 12, 12 5 17, 17 2 19, 23 से 19 घटा दोगे 4 आएगा, ठीक है। अब बोला है कि इनमें से एक विद्यार्थी को कक्षा का मॉनिटर बनाने के लिए चुना जाता है ना। इनमें से एक भाई साहब को किस लिए चुना जाता है, कि उन्हें कक्षा का मॉनिटर बनाने के लिए चुना जाता है। तो चुने गए इस विद्यार्थी के सदनों ए और सी से ना होने की प्रायिकता बताइए, ठीक है। अब इनमें से एक को चुनना है ना, और बोल रहा है कि उसको चुने गए विद्यार्थी के सदनों ए बी और सी से ना होने की प्रायिकता। तो भैया कुल हमारे पास 23 है, और ए से ना हो, बी से ना हो, सी से ना हो, मतलब कि किन से हो, ए से ना हो, बी से ना हो, सी से ना हो, या तो डी से हो या ई से हो। तो 4 और 2 6 हो गया, यानी कि 6, इन 6 में से चुनोगे, 6/23, ऑप्शन नंबर बी। इतना पढ़ा, आंसर तो कुछ था ही नहीं कुछ खास। क्लियर है, हमने जितना पढ़ा उतना ज्यादा आंसर कुछ दम नहीं थी इसमें, है ना। 23 बच्चों में से हमें बोल रहा है कि एक मॉनिटर को चुनना है, और चुने गए विद्यार्थी के सदन ए बी और सी से नहीं हो मतलब कि ए में 4 है, बी में 8 है और सी में 5 है, इनको हटा दो, ए बी और सी से ना हो। तो डी और ई के लिए बस देखना चाहिए। तो 4 और 2 6/23, 6 में से एक मॉनिटर आप चुनोगे। क्लियर है, बहुत ही बढ़िया। अगला प्रश्न है कि 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है। अभी तक बात किसकी कर रहे थे कि एक पासे को फेंका, जब हम 2 पासों को फेंकेंगे तो क्या होता है ना। थोड़ा सा ध्यान से समझे ना, 2 पासों को फेंकने पर, है ना, 2 पासों को फेंकने पर हो सकता है कि पहले पासे पर एक, दूसरे पर भी एक आए, पहले पर एक, दूसरे पर 2, पहले पर एक, दूसरे पर 3, पहले पर एक, दूसरे पर 4, फिर पहले पर एक, दूसरे पर 5, पहले पर एक, दूसरे पर 6, है ना। या ये हो सकता है कि पहले पर 2, दूसरे पर 1, पहले पर 2, दूसरे पर 2, पहले पर 2, दूसरे पर 3, 2,4, 2,5 और 2,6, पहले पर 3, दूसरे पर 1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5 और 3,6। इसी प्रकार 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5 और 4,6। मैं कुल संभव परिणाम लिख रहा हूं यहां पर। 5,1, 5,2,
5,3, 5,4, 5,5 और 5,6 और 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6। अर्थात जब हम दो पासों को फेंकते हैं तो कुल 36 संभव परिणाम प्राप्त होते हैं। क्या लिख सकते हैं? 36 संभव परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। ओके, अब बोला है कि दोनों पासों पर एक ही संख्या का प्राप्त होना। जरा देखो, दोनों पासों पर एक ही संख्या मतलब कि 1 1 आ जाए, या तो 2 2 आ जाए, या तो 3 3 आ जाए, या तो 4 4 आ जाए, या तो 5 5 आ जाए, या तो 6 6 आ जाए। दोनों पर एक ही संख्या का प्राप्त होना, तो अनुकूल परिणाम 3 और 3 6 हो गए, है ना। तो पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा कि अगर हम यहां से बोले दोनों पासों पर एक ही संख्या का प्राप्त होना, दोनों पासों पर एक ही संख्या का प्राप्त होना। तो इस केस में क्या होगा? अगर हम कह रहे हैं कि दोनों पासों पर एक ही संख्या प्राप्त हुई तो परिणाम 1 1 होंगे, 2 2 होंगे, 3 3 होंगे, 4 4 होंगे, 5 5 होंगे और 6 6 होंगे। ये अनुकूल परिणाम होंगे, और अनुकूल परिणाम हो गए तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी इस घटना की? पीई 6 अनुकूल है और कुल संभव परिणामों की संख्या 36 है। तो 36, तो 6/36 आंसर 1/6 प्राप्त होगा। क्लियर है? इसका आंसर क्या प्राप्त होगा? 1/6 प्राप्त होगा। क्लियर? दूसरा बोल रहा है कि दोनों पासों पर भिन्न भिन्न संख्याएं प्राप्त हो। अब खुद सोचो कि भाई दोनों पासों पर, है ना, दोनों पासों पर भिन्न भिन्न संख्या का प्राप्त होना। अब यहां से एक बात समझ में आ रही है, भिन्न भिन्न संख्या के प्राप्त होने में क्या होगा? संख्या प्राप्त होना कि भैया 36 में से 6 थे जिनमें सेम संख्या प्राप्त हो रही थी, तो यानी कि अगर हम 36 में से उन 6 को हटा दें तो बचे कितने? 30, और 30 परिणाम वो होंगे जिनमें सेम संख्या प्राप्त होगी। तो दोनों पासों पर फेंकने पर भिन्न भिन्न संख्या प्राप्त होना, मान लो ये घटना F है, इस घटना को F बोल दिया, है ना, इस घटना को मान लो मैंने E बोल दिया था, ठीक है। तो इसकी प्रायिकता P ऑफ F बराबर में अनुकूल परिणामों की संख्या 30, कुल परिणामों की संख्या 36, तो कितना हो जाएगा हमारे पास? पहले हो गया 15 नहीं, एक सेकेंड, 6 से 5/6, 5/6 हो गया ना, 6 पंचे 30, 6 37, ठीक है, 5/6। तो इसका आंसर आपके पास में 5/6 होगा। आप देखोगे ये दोनों एक दूसरे की पूरक घटनाएं हैं कि एक ही संख्या प्राप्त होना, भिन्न भिन्न संख्या प्राप्त होना। तो दोनों प्रायिकताएं हमारी पूरक हैं, और पूरक प्रायिकताओं का योगफल 1/6 प्लस 5/6 हमेशा 1 प्राप्त होता है। तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे 1 से 1/6 को माइनस करके भी, ठीक है। तो हमारे पास दोनों पासों पर भिन्न भिन्न संख्या का प्राप्त होने की जो प्रायिकता है वो हमारे पास 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। आई बात समझ में? जल्दी से फटाफट से नोट कर लीजिए। एवरीवन क्लियर है? यस और नो? चलिए, बहुत ही बढ़िया, डन। ये दिमाग में रखोगे तो काफी चीजें भी क्लियर रहेंगी। दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों पर आई संख्याओं का योग 7 हो। अब देखना, हमें यह पता है कि कुल संभव परिणाम 36 होते हैं। अब ये दिमाग में रहेगा तो हमें लिखना नहीं पड़ेगा। कुल संभव परिणाम हमारे पास होते हैं 36, योग 7 हो। अब अनुकूल क्या चाहिए? जिसमें योग 7 प्राप्त हो। मान लो ये घटना तुम्हारे पास E है जिसमें योग हमें क्या चाहिए बेटा? योग हमें क्या चाहिए कि योग हमें 7 प्राप्त हो जाए, ठीक है, योग हमें 7 प्राप्त हो जाए। तो E योग अगर हमें 7 प्राप्त हो, कब कब संभव है?
पहले पासे पर एक दूसरे पर 6 प्राप्त हो जाए, ठीक है, या पहले पर 6 दूसरे पर 1 प्राप्त हो जाए, पहले पर 2 दूसरे 5 5, पहले पर 5 दूसरे पर 2, पहले पर 3 दूसरे पर 4, या पहले पर 4 दूसरे पर 3, है ना। 5 2 ले चुका हूं, 6 1 ले चुका हूं, संभव नहीं है। कुल कितने अनुकूल परिणाम हो गए? 6 हो गए। तो घटना ई की प्रायिकता हमारे पास कितनी हो जाएगी? घटना ई की प्रायिकता 6/36, मतलब कि 1/6 हो जाएगी। क्लियर है? अच्छा, एक अभाज्य संख्या हो, दोनों पर पासों पर आई संख्याओं का योग एक अभाज्य संख्या हो, तो अब देखना दूसरा केस है कि योग एक अभाज्य संख्या हो। योग कैसा हो? योग एक अभाज्य संख्या हो। तो योग एक अभाज्य संख्या कैसे हो सकती है? देखो ध्यान से कि या तो योग हमारे पास क्या हो, योग हमारे पास 2 हो, या फिर योग 3 हो, या तो योग 5 हो और योग 7 हो। तो 7 में हमने देख लिया है कि 7 के केस में 6 संभव परिणाम आए थे, लेकिन बोल रहा है कि एक अभाज्य संख्या, योग एक अभाज्य संख्या। अच्छा, 7 के अलावा भी तो संभव है। रुको रुको रुको, है ना। योग हमारे पास, क्योंकि देखो 2 पासों को फेंकने पर अधिकतम योग 12 हो सकता है, तो 7 भी हो सकता है, उसके बाद 11 भी तो हो सकता है योगफल। हाँ जी। तो अब केसेस देखोगे, योग 2 कब कब प्राप्त होगा? जब दोनों पासों पर 1 और 1 आएगा। योग 3 कब कब प्राप्त होगा? जब पहले पर 1 दूसरे पर 2 और पहले पर 2 दूसरे पर 1 प्राप्त हो, तो योग 3 होगा। योग हमको 5 कब प्राप्त होगा? पहले पर 1 दूसरे पर 4, पहले पर 4 दूसरे पर 1, पहले पर 2 दूसरे पर 3, दूसरे पर 3 पहले पर 2। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 2 2 3 ये संभव हो गया। योग 7 हमने ऑलरेडी अभी निकाला था, तो डायरेक्ट लिख देंगे। क्या था? 1 6 6 1 2 5 5 2 और 3 4 और 4 3, 5 सब लिख चुके हैं। 11 योग कब प्राप्त होगा? योग हमारे पास 11 प्राप्त होने के लिए पहले पर 5 दूसरे पर 6 दूसरे पर 6 पहले पर 6 दूसरे पर 5, तो ये हो गए। अब हमारे पास कुल कितने परिणाम प्राप्त हुए? तो देखो 6 ये हो गए, 6 2 8, 8 4 12, 12 2 14, 1 15, यानी कि योग 2 3 5 7 11, फिर से जोड़ लेना। 1 2 + 1 3, 3 + 4 7, 7 + 6 13, 13 + 2 15। तो कुल इस घटना को अगर मैं F बोलता हूं, तो इस घटना की प्रायिकता F 15 में आपके पास कुल परिणामों की संख्या हमारे पास 36 होती है। तो 15/36, तो यहां से 3 × 5 15, 3 × 5/12 उत्तर आएगा। कितना उत्तर आएगा? यहां से आंसर आपके पास 5/12 निकल करके आएगा। कितना आएगा? 5/12 इसका उत्तर आएगा। नोट कर लीजिए। एवरीवन क्लियर है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5/12 प्राप्त होगा। दोनों पासों पर आई संख्याओं का योगफल 1 प्राप्त हो। अगर इस केस को देखोगे कि यहां पर अगर मैं बोल रहा हूं कि योग 1 प्राप्त हो, तो क्या यह संभव है? देखो, सबसे छोटे से छोटी संख्या भी 1 और 1 ही मिल सकती है, उसका भी योगफल 2 है। तो योग 1 प्राप्त होना यह असंभव है ना। ये असंभव है और असंभव घटना है। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। तो हम बोल सकते हैं कि ये मान लो घटना जी है, तो इसकी प्रायिकता आपके पास 0 होगी। ठीक है, योग 1 प्राप्त होना एक असंभव घटना है और इसकी प्रायिकता 0 होगी। क्लियर है? आई बात समझ में? सबको क्लियर है कॉन्सेप्ट? बहुत ही बढ़िया। अगला सवाल है, 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है, इसकी प्रायिकता पासों पर आई संख्याओं का गुणनफल 6 हो। अब गुणनफल 6 हो तो पहली घटना ई है जिसमें लिखा हुआ है हमारे पास कि गुणनफल 6 हो। गुणनफल आपके पास 6 हो, तो गुणनफल 6 कब कब संभव है? पहले पर 1 दूसरे पर 6, पहले पर 6 दूसरे पर 1, पहले पर 2 दूसरे पर 3, पहले पर 3 दूसरे पर 2। अब इसके अलावा 4 से नहीं बन सकता, 5 से नहीं बन सकता, 6 से नहीं बन सकता, 6 वाला हमने लिख दिया है। तो कुल अनुकूल परिणाम 4 बने, तो P ऑफ E बराबर
4/36 यानी कि 1/9 आएगा। इसी प्रकार 12 और 7 थोड़ी सा दिमाग लगा करके स्वयं करें और आंसर इनका मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके दें कि भैया इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके दीजिए कि भैया इसका प्रायिकता क्या निकल करके आएगी। क्लियर है? चलो, अब ऐसे सवाल तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे और आपको खूब करने भी है प्रैक्टिस। दो पासे को एक साथ फेंका जाता है, इन पर आई संख्याओं का गुणनफल लिख लिया गया है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि गुणनफल 9 से कम है। गुणनफल 9 से कम, 9 से कम मतलब कि हमको बोल रहा है कि गुणनफल 9 से कम, मतलब कि गुणनफल आपके पास 1 प्राप्त हो, 2 प्राप्त हो, 3 प्राप्त हो, 4 प्राप्त हो, 5 प्राप्त हो, 6 प्राप्त हो, 7 प्राप्त हो, 8 प्राप्त हो, 9 प्राप्त हो। यही चीज है गुणनफल 9 से कम। क्लियर है? अच्छा, गुणनफल 1 प्राप्त होगा जब 1,1 होगा। गुणनफल 2 प्राप्त होगा जब 1 2 और 2 और 1 होगा। गुणनफल 3 प्राप्त होगा जब 1 3 और 3 और 1 होगा। गुणनफल 4 प्राप्त होगा जब आपके पास 2 और 2 होगा और 1,4 होगा, 4,1 होगा। गुणनफल 5 प्राप्त होगा जब 1,5 होगा और 5,1 होगा। गुणनफल 6 प्राप्त होगा जब 1,6 6,1 2,3 3,2 होगा। गुणनफल 7 प्राप्त होगा जब 1,7 और 7,1 होगा। गुणनफल 8 प्राप्त होगा जब यहाँ पर 2,4 4,2 होगा। बाकी 3 से 4 हो चुका है, 5 हो चुका है, 6 7 और तो कुछ आएगा नहीं। 1 सेकेंड, ये तो मैंने गलत लिख दिया। गुणनफल 7 कहां से प्राप्त हो जाएगा? 7 प्राप्त होने के लिए तो पॉसिबिलिटी नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा। 8 प्राप्त हो सकता है, कैसे? 2,4 से, 4,2 से। 9 प्राप्त हो सकता है 3,3 से, और किसी से नहीं प्राप्त हो सकता। 7 गुणनफल प्राप्त ही नहीं हो सकता। अब मैंने सब कुछ लिख दिया है, तो अब आपसे बोल रहा है गुणनफल 9 से कम, है ना? 9 भी नहीं चाहिए ना, 9 से कम बोल रहा है तो 9 भी नहीं चाहिए, 9 को भी हटा दो। तो हमारे पास कितने अनुकूल परिणाम बन गए? देखो, 1 यहां से मिला, 2 यहां से मिले, फिर 2 यहां से हमें मिले, इधर से 1 2 3, है ना? 1 2 3, यहां से हमको 3 मिले, इधर से 1 5 5 1 2 मिले, यहां से 1 6 6 1 2 3 3, यहां से हमको 4 मिले, इधर से 1 भी नहीं, इधर से हमको 2 4 4 2 2 मिले। तो सबको जोड़ दो तो पॉसिबल है 1 + 2 2, 2 + 1 3, 3 2 5, 5 3 8, 8 2 10, 10 4 14, 14 2 16। तो ये बन जाएगा आपके पास 16/36। तो इसको भाग दे दोगे तो 2 8 या 4 चक्को 16, 9 चक्को 36, 4/9 प्रायिकता आनी चाहिए। अगर बाई डिफॉल्ट कुछ एक बार और क्रॉस चेक कर लेना, मुझे तो लग रहा है ऐसे कोई गड़बड़ी है नहीं, है ना? लेकिन ये हमारा कुछ ऐसी कंडीशन बनेगी। ठीक है, गुणनफल 1 प्राप्त होना दोनों पासों पर संख्याओं का 1 1 संभव है, 1 2 2 1 से संभव है, 1 3 3 1 से संभव है, 2 4 2 2 1 4 4 1 से संभव है। तो ये सब मैंने लिख दिया है, जोड़ भी दिया है। 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 3 8, 8 2 10, 10 4 14, 14 2 16। 16 अनुकूल परिणाम दिख रहे हैं मुझे, बाकी आप लोग एक बार देख सकते हैं। क्लियर है? चलिए, इसके बाद नेक्स्ट है, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो अधिकतम एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता। अब ध्यान से समझना, एक सिक्के को 2 बार उछालने पर, 2 बार उछालने पर क्या क्या संभव है? दोनों पर हेड आ सकता है या दोनों पर भी टेल आ सकता है। एक पर हेड, एक पर टेल, पहले पर टेल, दूसरे पर हेड। कुल 4 अनुकूल संभव परिणाम है, कुल 4 संभव परिणाम है। अधिकतम एक चित्त का मतलब क्या है? अधिकतम एक चित्त, है ना? तो बेसिकली यहां से सिंपल सी बात हो गई कि भाई एक से ज्यादा ना आए, यानी कि एक भी ना आए और एक आए, है ना? एक भी ना आए तो एक काउंट हो गया, एक भी ना आए तो 2 काउंट हो गए। तो हमारे पास कितना हो गया? 3/4 प्रायिकता हो जाएगी, है ना? क्योंकि 2 तो ये हो गए, अधिकतम एक आए तो मतलब यहां से 2 हमको मिल गए, क्योंकि इसमें भी एक आ रहा है, इसमें भी एक आ रहा है,
और एक भी ना आए तो यहां से काउंट हो जाएगा एक, ठीक है। तो 3/4 इसका आंसर बनेगा। क्या बनेगा? 3/4 इसका आंसर बनेगा। इसी प्रकार एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो संभव परिणामों की सूची बनाइए। जब एक सिक्के को 3 बार उछालते हैं, पहले पर हेड, दूसरे पर हेड, तीसरे पर हेड, ये संभव है। पहले पर टेल, दूसरे पर टेल, तीसरे पर टेल, ये संभव है। अब एक हेड लेकर के चलेंगे, एक हेड, फिर टी टी, फिर यहां पर टी एच टी, फिर यहां पर टी टी एच, है ना, ये हो गया। अब 2 हेड लेकर के चलेंगे तो हो जाएगा एच एच टी, फिर आपके पास एच टी एच, फिर आपके पास टी एच एच। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारे कुल संभव परिणाम है ना, कुल संभव परिणाम है। सभी चित प्राप्त होने की प्रायिकता केवल 1 है, तो इसकी प्रायिकता 1/8 हो जाएगी। कुल संभव 8 है, उनमें से सभी चित में ये आ गया। न्यूनतम 2 चित की अगर मैं बात करूं, नोट करिएगा, न्यूनतम 2 चित, तो देखो कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 3 भी हो सकते हैं, है ना, कम से कम 2 तो होने चाहिए। तो 2 वाले कितने हैं? 2 वाले अगर तुम देखोगे तो 3 है, और 3 वाला सिर्फ 1 है, तो 4 बन गए, है ना। 2 चित वाले परिणाम कितने हैं हमारे पास? 2 चित वाले परिणाम हमको यहां पर 3 दिख जाएंगे, और 3 चित वाला परिणाम सिर्फ 1 दिखेगा। तो हमारे पास कितने हो गए? 3 और 1 4, 4/8, यानी कि प्रायिकता 1/2 हो जाएगी। प्रायिकता हमारे पास 1/2 हो जाएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे पास कि एक पासे को एक साथ फेंका जाता है, सॉरी 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है, इसकी प्रायिकता निर्धारित कीजिए कि दोनों पासों पर आई संख्याओं का अंतर 2 है। दोनों पासों पर आई संख्याओं का अंतर 2 है। तो अब देखो, अंतर का मतलब ये नहीं है कि भाई हम ऐसे देख रहे हो कि भैया पहले पर बड़ी आए दूसरी पर छोटी है, ये नहीं, अंतर 2 होना चाहिए। यानी कि अगर पहले पर 1 आ रहा है तो दूसरे पर 3 आए, या पहले पर 3 आ रहा है तो दूसरे पर 1 आए, तो इस केस में अंतर 2 रहेगा। पहले पर 2 आ रहा है तो दूसरे पर 4 आए, पहले पर 4 आ रहा है तो दूसरे पर 2 आए, तो इस केस में भी अंतर 2 रहेगा। पहले पर 3 आ रहा है तो दूसरे पर 5 आए, पहले पर 5 आ रहा है दूसरे पर 3 आए, तो इस केस में भी अंतर 2 का रहेगा। 4 ऑलरेडी ले लिया हमने, है ना। फिर 4 में पहले पर 4 दूसरे पर 6 आए, या पहले पर 6 दूसरे पर 4 आए। अब इन सारे केसेस में हम देख सकते हैं टोटल 4 और 4 8 ऐसे परिणाम हैं जहां पर अंतर 2 का है। कुल संभव परिणाम 36 है। तो 4 दूनी 8, 9 चौको 36, 2/9 इसका आंसर बनेगा। क्या बनेगा? 2/9 इसका आंसर बनेगा। तो 2/9 आंसर टिक कर सकते हैं। क्लियर है एवरीवन? ओके, चलिए ये कंप्लीट होता है। इसके बाद एक थैले में 10 लाल, 5 नीली, 7 हरी गेंदें हैं। इनमें से एक गेंद यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है, तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यह गेंद किस प्रकार की है। यह गेंद लाल है, हरी है या नीली नहीं है। तो देखो कुल गेंदें कितनी है? कुल है 10 लाल, 5 नीली, 7 हरी। 10 5 15, 15 7 22, कुल 22 गेंदें हैं। अब बोल रहा है कि एक गेंद निकाली जाती है और वो गेंद आपकी लाल हो, तो लाल होने के लिए 10 अनुकूल परिणाम, तो 10/22 हो गया। हरी होने के लिए 7 अनुकूल परिणाम, तो 7/22 हो गया। और नीली नहीं का मतलब हुआ कि नीली नहीं होनी चाहिए। तो कुल गेंदें 10 लाल हो सकती हैं, 7 हरी हो सकती हैं, तो ये आपके पास 17/22 हो गया। क्लियर है? तो ये हमारे पास कुल निकल करके आ जाएगा। तो ऐसे प्रश्न इजीली बन जाएंगे, है ना। और इन्हीं पर कॉन्सेप्ट पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन ही थे, है ना, जो हमने डिस्कस किए। जैसे आया था कि 52 ताश की एक गड्डी से एक चिड़ी के बादशाह बेगम गुलाम को हटा दिया गया है। चिड़ी का बादशाह, बेगम और गुलाम। तो कुल हमारे पास जो पत्ते बचे 52 में से 3 पत्ते हटा दिए, 49 पत्ते बचे हैं। और इन 49 पत्तों में चिड़ी का बादशाह नहीं है, बेगम नहीं है और गुलाम नहीं है। ठीक है,
तथा शेष कार्डों को अच्छी तरह से फेंट दिया गया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद शेष कार्डों में से एक कार्ड यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है ना। शेष कार्डों में से एक कार्ड को यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है। ठीक है, तो निम्नलिखित होने की प्रायिकता निर्धारित कीजिए। ठीक है, तो अब क्या, शेष कार्डों में से एक कार्ड निकाला जाता है, एक पान का पत्ता आने की प्रायिकता है ना, और एक बादशाह का प्राप्त होना है ना। तो यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, है ना। पहला वाला आंसर तुम खुद करोगे, फर्स्ट वाला आंसर खुद करोगे कि एक पान का पत्ता प्राप्त होने की प्रायिकता बताओ। दूसरा है एक बादशाह, खुद सोचो कि टोटल कितने बादशाह होते हैं, 4, लेकिन हमने इसमें से एक बादशाह चिड़ी का हटा दिया है, तो 3 बादशाह अभी भी उसमें है ना। और कुल पत्तों की संख्या 49 है, तो 3/49 होगा सेकेंड वाले का। फर्स्ट का आंसर है कि एक पान का पत्ता प्राप्त होना। जरा मुझे बताइए कि पान का पत्ता, क्या कोई पत्ता हटाया गया है? तो नहीं है, तो फटाफट से आंसर कर दो कमेंट बॉक्स में क्या आंसर होगा। ठीक है, जल्दी से आंसर कर दो भाई। एक पान के पत्ते प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी, फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। क्लियर है? तो आई होप यहां तक सबको बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, ठीक है, और आज की क्लास में हम इतने ही रखने वाले हैं। ठीक है, तो प्रायिकता में जो प्रीवियस ईयर में काफी क्वेश्चंस आए वो सारे अभी अपन ने डिस्कस किए, है ना। बाकी आप क्वेश्चन बैंक उठाइए, उसको सॉल्व करिए, ढेर सारे क्वेश्चन और अभी खुद से भी प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच टू एवरीवन। अगली क्लास सांख्यिकी की होगी, तो इस क्लास को शेयर और लाइक कर देना। अगली क्लास के लिए तैयार रहना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।